हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, बीएस कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए हम और आप मिलकर जो सीरीज चला रहे हैं उसको कंटिन्यू करते हैं। ये हमारा सोशल मीडिया एड्रेस है। आप हमें इंस्टाग्राम पर या फिर टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं हमारे चैनल को। देखिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन। कथन और कारण वाले क्वेश्चन। देखिए, बताया गया है दावा दिया गया कि शाम के 7:30 बजे होंगे भारत में, जब दोपहर के 2 बजे होते हैं लंदन में। ठीक है, ऐसा कहा गया है कि शाम के 7:30 बजे होंगे कहाँ पर, लंदन में, जब भारत में दोपहर के 2 बजे होंगे। ऐसा इन्होंने कहा। भारत ग्रीनविच के पूर्व में है, 82.5 डिग्री पूर्व पर स्थित है। ठीक है, सिंपल सी बात है। भारत और लंदन के बीच में ये जो है, ठीक है, ये जो 0 डिग्री ये कहाँ है, लंदन पर है। ठीक है, 0 डिग्री, और यहाँ है 82.5 डिग्री। अब हमें पता है कि भाई हर डिग्री, 1 डिग्री को पूरा करने में 4 मिनट लगती है। तो 82.5 को अगर हम काउंट करें तो ये हो गया 165/2 मल्टीप्लाई बाई 4। इससे ये काउंट कैंसिल हो गया, तो ये कितने बने, और 6 दूनी 12, 330 मिनट। ठीक है, 330 मिनट का क्या होता है, 30 मिनट को आप साइड कीजिए, 300 मिनट में 5 घंटे होते हैं, तो 5 घंटे 30 मिनट ये जो है हमारा फाइनल आंसर होगा। तो अगर भारत में 2 बजे हैं तो ध्यान दीजिए यहां तो 2 बज चुके हैं, यहां अभी बजे ही नहीं है। तो इसको 5.5 घंटे माइनस कर दीजिए। 5.5 घंटे अगर हम 2 बजे में से माइनस करते तो कितना टाइम होता है, 7:30 सुबह वाले। ठीक है, ये है, चाहे सुबह का हो या शाम का हो, इतना ही टाइम होगा। ठीक है, तो दोनों ही स्टेटमेंट ठीक है। ओके, तो ये कहां पर है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बोथ ए आर जो है ट्रू स्टेटमेंट है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ध्यान दीजिए, क्या कह रहा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन को देखिए, ये कहा गया है समय क्षेत्र पर कथन ए बी सी पर विचार करना। समय क्षेत्र पर बात कीजिए, ज्योग्राफी से रिलेटेड है। ये कह रहा है कुछ देशों का देशांतरीय विस्तार बहुत अधिक है, इसलिए उन्होंने एक से अधिक मानक समय अपनाए। देशांतरीय विस्तार जैसे कि रशिया। ठीक है, पृथ्वी को एक एक घंटे के 24 समय क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। बिल्कुल, एक एक घंटे को बांटा गया है। वेरी गुड। प्रत्येक समय 15 डिग्री देशांतर को कवर करता है। हाँ, क्योंकि 15 डिग्री में क्या हो जाता है, 1 डिग्री में अगर 4 मिनट है तो 15 डिग्री में 60 मिनट। ठीक है, तो पूरे 60 मिनट। तो 1, 2 और 3 ये तीनों ऑप्शन जो है वो ठीक है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए भाई, पृथ्वी के वायुमंडल से ये जो है क्वेश्चन है, जरा ध्यान दीजिए। देखिए, पूछा गया है कि पृथ्वी की सतह से, अर्थ की सतह से शुरू होने वाली वायुमंडल की परत की सही व्याख्या कीजिए। आपको पता है, सबसे पहले आएगा ट्रोपोस्फेयर शोभ मंडल, उसके बाद आएगा स्ट्रेटोस्फेयर समताप मंडल, उसके बाद आएगा आपका मेजोस्फेयर आयनोमंडल, उसके बाद आपका आएगा आयनोस्फेयर आयन मंडल, और फिर एक्सोस्फेयर। ठीक है, तो सबसे पहले आएगा शोभ मंडल। शोभ मंडल सबसे पहले किसमें है भाई, इसमें है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। देखो, शोभ मंडल, सप्ताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल, ये ऑप्शन जो है करेक्ट है। ठीक है, ये हमारी
अर्थ की लेयर हैं, ये देखो ये दिखा रखा है ना, ट्रोपोस्फियर, स्टेटोस्फियर, मीजोस्फियर, थर्मोस्फियर और एक्सोस्फियर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए, ऋतु यानी कि जो सीजन है, जो सीजन बदलते हैं वो किस कारण से होता है। आपको पता है जब सूरज की रोशनी कर्क रेखा या मकर रेखा पर सीधी पड़ती है तो उसी से क्या होता है, सीधा होता है। और ऐसा कब होता है, जब पृथ्वी लगातार घूमती रहती है, सूरज के चक्कर लगाती है। जब ऐसे ये सूरज है और इसके चक्कर ऐसे लगा रही है और अर्थ हमारी एक्सिस पर थोड़ी झुकी हुई है, तो ये ऐसे झुकी 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 जब इस तरफ जाती है तो सूरज की रोशनी यहाँ होगी तो बिल्कुल कर्क रेखा पर पड़ती है, जब इधर होती है तो मकर रेखा पर पड़ती है। इसके कारण यहाँ गर्मी का अनुभव और यहाँ सर्दी का अनुभव होता है। ठीक है, तो देखिए मकर रेखा सूरज की सीधी किरणें प्राप्त करती है, लंबवत पड़ती है, ये ठीक है, लेकिन ये इस कारण से हो ये ठीक नहीं है। पृथ्वी की परिक्रमण और उसकी धुरी का एक ही दिशा में झुकाव होना, यही हम बात कर रहे थे। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। फिर भी हम दूसरे देख लेते हैं कि धुरी पर घूमने के कारण उत्पन्न रोशनी का चक्कर, रोशनी का कोई चक्कर नहीं होता भाई, और अपने कक्षीय तल के साथ इतने का कोण बनाती है, कोण बनाती है, लेकिन बात सिर्फ कोण की नहीं है ना। अगर ये ऐसे सिर्फ झुकी रहे तो क्या फायदा, झुकने से वो धीरे 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 ऐसे चक्कर भी तो लगाती है ना। ये अगर सन है तो ऐसे वो चक्कर भी तो लगा रही है ना, तो जिसके कारण उसकी क्या चेंज हो रही है, गति, ये सिचुएशन चेंज हो रही है। नेक्स्ट देखिए, प्रतिशत के आधार पर पृथ्वी के वायुमंडल का प्रमुख घटक घटक क्या है। प्रमुख, अगर बात करें प्रमुख, इसका मतलब अधिकता की बात कर रहा है। तो पृथ्वी के कंपोजिशन में, अर्थ के कंपोजिशन में, एनवायरमेंट में सबसे ज्यादा क्या है, नाइट्रोजन गैस है 78%। यहाँ पर नाइट्रोजन सबसे ज्यादा क्या है 78%। इसके बाद ऑक्सीजन है 21%, फिर कार्बन डाइऑक्साइड है 0.03%। ठीक है, बाकी ये इनर्ट गैस है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, प्रमुख की बात है, प्रमुख घटक की बात। नेक्स्ट देखिए, पढ़िए क्वेश्चन। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, महासागरीय धाराओं के बारे में, महासागरीय धाराओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। पूछा गया कि कौन सा कथन जो है वो बिल्कुल ठीक है। ठंडी धाराएं ध्रुवीय या उच्च अक्षांशों से उष्ण कटिबंधीय और निचले अक्षांशों की ओर चलती है, ये बात बिल्कुल ठीक है। ये जो आपका ध्रुव है, अगर यहाँ से ध्रुव, तो यहाँ से हमेशा नीचे की तरफ जाएंगी, तो ये ठीक है कि ठंडी धाराएं ध्रुव या उच्च अक्षांशों से, उच्च अक्षांश मतलब हाई प्रेशर वाले, हाई प्रेशर से उष्ण कटिबंधीय यानी कि निचले, देखिए हवा का एक रूल होता है, वो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही बात है। ओके, लेब्राडोर एक गर्म जलधारा है, लेब्राडोर गर्म नहीं है भाई। लेब्राडोर को देखोगे तो आप मान लीजिए यहाँ पर आपका जो है, यहाँ से लेब्राडोर क्या आती है तो ठंडी जलधारा है, ये गलत है, गर्म नहीं है ये, ठंडी है। वह क्षेत्र जहाँ गर्म और ठंडी धाराएं मिलती हैं दुनिया का सबसे अच्छा मछली पकड़ने का मैदान प्राप्त करता है, बिल्कुल भैया बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो वो क्षेत्र जहाँ पर गर्म और ठंडी जलधाराएं मिलती हैं वो दुनिया का सबसे अच्छा मछली पकड़ने का मैदान है, ये बात बिल्कुल 100% ठीक है। ठीक है, जैसे कि यहाँ उत्तरी अमेरिका में जो है, यहाँ पर बहुत सारी प्लैंकटन नाम की घास पैदा हो जाती है, तो उस घास को खाने के लिए बहुत सारी मछलियाँ आ जाती है, वो यहाँ पर बहुत बेहतरीन घास का मैदान बनता है। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन ए के अंदर एक और दो जो है करेक्ट बताई गई है। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ग्लेशियर की निक्षेपण विशेषता, डिपोजिशनल फीचर, डिपोजिशनल फीचर क्या होते हैं।
ध्यान दीजिए, ग्लेशियर जब जम जाते हैं, ग्लेशियर जो है आपने पिघलने को सुना होगा, जब वो जम जाते हैं, निक्षेपण कहीं पर डिकम्पोज होते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? मोराइन कहा जाता है। डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो उसे मोराइन कहा जाता है। ठीक है ना? तो ये समुद्री गुफाएं होंगी, ना ही लोएस होंगे। लोएस तो एक तरह से एक जगह से उड़कर मैदान जो है दूसरी जगह चले जाए, जब धूल कण एक जगह से उठकर दूसरी जगह चले जाए उसे लोएस कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, 8वां देखिए भाई क्वेश्चन। इसे थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, चीजें थोड़ी सी आपके लिए और इजी हो जाए। ठीक है, किस तरह की वनस्पतियों की बात की गई है? इसमें पूछा गया है कि कैसी वनस्पतियां जो है विशेषताओं की बात कर रहे हैं। ठीक है, 1 और 2 कथन में देखिए, ये जो वनस्पति है ये उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों में 50 से 70 में पाई जाती है। एक तो उत्तरी गोलार्ध, ये देखिए ये है हमारा उत्तरी गोलार्ध, यहाँ पर 50, यहाँ पर 70, इधर तो 90 हो जाता है। ठीक है, और इसे टैगा भी कहा जाता है। तो सिंपल सी बात, अगर इसमें पाई जाएंगे तो इसे टैगा वनस्पति बोलेंगे। ये कौन सी होती है? शीतोष्ण पर्णपाती नहीं, भूमध्य सागरीय तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि भूमध्य सागर यहाँ होता है। तापमान घास के मैदान ये भी नहीं, शंकुधारी वन। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, गंगा सागर बेसिन की विशेषता, गंगा और ब्रह्मपुत्र बेसिन की विशेषता, ध्यान दीजिए। पूछा गया है कि कौन सी इस बेसिन की विशेषता नहीं, यानी कि ये देखिए यहां पर अगर मैं आपको बनाकर दिखाऊं तो देखिए ये क्या है? ये है हमारा भारत, और इसके अंदर 2 बड़ी नदियां हैं, एक है गंगा और एक है इधर से बहने वाली यमुना, सॉरी ब्रह्मपुत्र। दोनों नदियां मिलने के कारण क्या बन गई? गंगा और ब्रह्मपुत्र का बेसिन बन गई। अब ये क्या कह रहा है? मैदानी क्षेत्र का जनसंख्या घनत्व बहुत अधिक है। नहीं, डेल्टा क्षेत्र मैंग्रोव वनों से आच्छादित है। इस क्षेत्र में ये भी नहीं होगा, मैंग्रोव वन भी नहीं होंगे यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि भले ही डेल्टा एरिया में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं लेकिन पूरे में नहीं होगा। ठीक है, ये कह रहा है विशेषता नहीं है। ठीक है, ये भी विशेषता होती है, जनसंख्या घनत्व होता है, मैंग्रोव वन भी पाया जाता है, परंतु इसने कहा है कि कौन सी विशेषता नहीं है। इस क्षेत्र में भूमि पर खेती के लिए स्लैश एंड बर्न कृषि का अभ्यास किया जाता है, ये नहीं होगा। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। स्लैश और बर्न क्या होता है? जहां पर दहन और कर्तन विधि होती है, जहां पर चीजें आपको इजीली अवेलेबल ना मिले, वहां पर क्या करते हैं कि कृषि को, मतलब जो पैदावार हो रही है उसको जला दिया जाता है, बर्न कर दिया जाता है। ऑक्स बॉक्स झीलें मैदानी क्षेत्र का निर्माण करती हैं, ये भी होता है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि भाई हम ये विशेषता है, विशेषता नहीं वाली बतानी है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए भाई, एक बार इसे पढ़िए। हाँ जी, ध्यान दीजिए, तैराक जो है, तैराक मृत सागर में तैर सकते हैं, तैराक मृत सागर में तैर सकते हैं। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए डेड सी कहाँ है। ये जो डेड सी है कहाँ है? ये इजराइल और जॉर्डन के बॉर्डर पर है, इजराइल और जॉर्डन के बॉर्डर पर है ये। ठीक है, इजराइल और
जॉर्डन के बॉर्डर पर है। ठीक है, ये कहा गया है कि ये तैर सकते हैं। क्यों तैर सकते हैं? इसके अंदर नमक की मात्रा ज़्यादा होती है। ठीक है, लवणता ज़्यादा होने के कारण ये बहुत ज़्यादा सघन हो जाता है। तो हमें देखना है, समुद्र में ठंडी जलधाराओं की तुलना में अधिक धाराएं उत्पन्न होती है, नहीं। समुद्र में निम्न ज्वार की तुलना में अधिक उच्च ज्वार का अनुभव होता है, ये भी नहीं। नमक की मात्रा बढ़ने से समुद्र सघन हो जाता है, ये बात सही है, अभी बता ही रहे थे हम। ठीक है, समुद्र के पानी की सतह पर हवाएं बहुत तेज गति से चलती है, नहीं। ये देखो, ये फोटो भी दिखाया गया है, ये व्यक्ति तैर रहा है। ठीक है, और इस पानी में डूब नहीं रहा है, और क्या कर रहा है? किताब पढ़ रहा है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए, एक बार इसे पढ़िए। हाँ जी, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है भूमि उपयोग के बारे में कथन 1 और 2 पर विचार करें और सही उत्तर चुनें। भूमि का उपयोग, जब भूमि के उपयोग की बात की जाए तो भूमि से रिलेटेड होगी। भूमि उपयोग से तात्पर्य विशेष रूप से कृषि और वानिकी के लिए भूमि के उपयोग से है, नहीं। भूमि का उपयोग सिर्फ वानिकी और कृषि के लिए नहीं है। भूमि का उपयोग हम बहुत सारी चीज़ों में करते हैं। हम बिल्डिंग बना सकते हैं, उसका और उपयोग कर सकते हैं, घर बना सकते हैं हम, और पता नहीं क्या करते हैं, कुएं का काम कर सकते हैं हम, अनाज उगा सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे हम कर सकते हैं। ठीक है, कोई ऐसा लैंडमार्क बना सकते हैं, बच्चों के लिए पार्क बना सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। भूमि उपयोग मुख्यतः उसकी स्थलाकृति से निर्धारित होता है, गलत। उसकी स्थलाकृति से नहीं, उसकी उपजाऊपन से, फर्टिलिटी के कारण होता है। अगर वो उपजाऊ जमीन है तो जाहिर सी बात उस पर खेती की जाएगी। बंजर जमीन है तो उसके ऊपर कुछ ना कुछ ऐसा खड़ा कर दिया जाएगा जो बिल्डिंग के टाइप में हो। तो दोनों ही स्टेटमेंट जो है हमारी गलत होंगी। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। बोथ स्टेटमेंट्स आर फॉल्स। ठीक है, देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है शेल्टर बेल्ट इनमें से मदद करते हैं, किसकी मदद करते हैं? जो शेल्टर बेल्ट है वो किसकी मदद करते हैं? ये मिट्टी की नमी बनाए रखना, ये नहीं है। मिट्टी के ऊपर पानी के प्रवाह को धीमा करना, ये भी नहीं है। नालियों को रोकना और इस प्रकार की मिट्टी की ओर अधिक हानि होना, ये भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्योंकि नालियों को ही रोक दे फिर शेल्टर बेल्ट का फायदा क्या? ठीक है, मिट्टी के आवरण की सुरक्षा के लिए हवा की गति की जांच करना, हाँ ये सही है। ठीक है, जो मिट्टी का ढेला, जो उसका आवरण है, जो उसको प्रोटेक्शन दिए हुए है, उस प्रोटेक्शन को अच्छे से आगे तक लेके जाना कि भाई क्या ये सही है, मिट्टी के आवरण की पूरी जांच पड़ताल करना, उसके ऊपर ये बात बताई गई है। ठीक है, हवा की गति की जांच की गई है। नेक्स्ट देखिए भाई, मृदा प्रोफाइल की मोटाई क्या निर्धारित करती है? देखिए भाई, अगर हमें मिट्टी मोटी दिखाई दे रही है तो वो हमें क्या बताती है? एक मिट्टी है, आज उसके ऊपर 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर, 4 लेयर, 5 लेयर ऐसे हैं। तो मिट्टी की मोटाई हमें क्या बता रही है? कि ये काफी लंबे समय तक जमी होगी। ठीक है, क्या ये वनस्पति जीव को बताती है? नहीं। राहत को बताती है? नहीं। जलवायु को बताती है? नहीं। ये समय को बताती है। ठीक है, ये प्रॉपर टाइम को बताती है कि कहाँ से कैसे ये यहाँ पर फाइनली जमी थी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए भाई। हम्म, पढ़ लिया क्वेश्चन? देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है? वितरण के आधार पर, मतलब बंटवारे के आधार पर संसाधन, जो रिसोर्सेज होते हैं, उसको इस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है। किस प्रकार वर्गीकृत किया गया है भाई? कैसे उसको बांटा गया है? नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय, जैविक और अजैविक, नहीं। सर्वव्यापी और स्थानीयकृत संसाधन, हाँ ये हो सकता है, क्योंकि बात वितरण की है कि कहाँ पर कौन सी चीज मिलेगी। तो जहां जो चीज मिलेगी सर्वव्यापी और स्थानीयकृत संसाधनों के जरिए तो बता पाएंगे कि भाई ये चीज तो हर जगह मिल जाएगी, ये चीज आधी जगह मिलेगी, ये इधर मिलेगी, ये उधर मिलेगी।
वास्तविक और संभावित संस्थाएं, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, समाज के बारे में बात की गई है। ठीक है, मैं एक बार इसको जूम कर देता हूं ताकि आपको चीजें पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। पढ़िए। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है भाई। क्वेश्चन क्या कह रहा है, विविध समाज के बारे में, यानी कि समाज के अंदर जो डाइवर्सिटी है उसके बारे में कौन सा कथन सही है। कौन सा कथन है जो इस समाज की डाइवर्सिटी को इंडिकेट कर रहा है। इसमें संस्कृति और शक्ति में अंतर होगा, गलत। अंतर क्यों होगा, हो ही नहीं सकता। इसमें भाषा, धर्म और संस्कृति की समानता होगी, ये भी गलत है। ठीक है, इसमें भाषा, संस्कृति और धर्म में अंतर और समानताएं होंगी, दोनों चीजें होंगी। अंतर भी होगा और समानताएं भी होंगी, वेरी गुड, ये ऑप्शन लग रहा है मुझे। इसमें भाषा, धर्म और संस्कृति में अंतर और असमानताएं होंगी, असमानताएं नहीं होंगी भाई। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, एक समाज के अंदर जब अलग अलग भाषा के लोग, कल्चर के लोग रहते हैं, अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग होते हैं, तो नो डाउट उनके अंदर असमानताएं तो होती हैं, परंतु उन अलग अलग चीज़ों में भी समानता होती है। वो एक दूसरे से मिलते हैं, प्यार से बोलते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, एक दूसरे को मिठाइयाँ देते हैं, बहुत सारी चीज़ें। उनका कल्चर अलग है, उनमें भी जो है शादी ब्याह होते हैं, इनमें भी शादी ब्याह होते हैं, तो हर तरह की चीज़ें फॉलो की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट देखिए भाई, क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लैंगिक रूढ़िवादिता को चुनौती देता है। अभी फिलहाल आज की बात करें तो इसने कहा है लैंगिक रूढ़िवादिता। ठीक है, लैंगिक आधार पर रूढ़िवादिता को चुनौती देता है। क्या देता है भाई, महिलाएं महिलाएं फैशन के प्रति जागरूक हैं, ये लैंगिक रूढ़िवादी का बताता है। नहीं भाई, महिलाएं जिम्मेदार बस चालक हैं, ये लैंगिक रूढ़िवादिता की बात है। क्या सिर्फ महिलाएं ही जिम्मेदार बस चालक हैं, पुरुष नहीं है क्या? तो पुरुष और महिलाएं दोनों ही हैं। महिलाएं पालन पोषण कर रही हैं, ठीक है, हाँ ये बात सही है भाई, लेकिन इसमें लैंगिक रूढ़िवादिता कुछ नहीं है। महिलाएं बहुत भावुक होती है, ये भी बात सही है। ठीक है, लेकिन महिलाएं जिम्मेदार बस चालक है, ये लैंगिक रूढ़िवादिता को बताते हैं कि भेदभाव कर रहे हैं हम जेंडर के तौर पर। हमने ये मान लिया, हमने स्टेटमेंट सोच लिया कि ये स्टीरियोटाइप है, मतलब ये इस चीज को ऐसे ही किया जा सकता है, महिलाएं ही कर सकती है ये चीज, ये वाली बात। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। मैं इसे थोड़ा जूम कर देता हूं। एक ध्यान दीजिए, निम्नलिखित में से किसने मताधिकार की मुख्य मांग रखी। क्वेश्चन है कि किसने मताधिकार के लिए इंपॉर्टेंट मांग जो रखी कि भाई मत देने का अधिकार हमें भी है। महिलाओं के लिए नौकरशाही भूमिकाओं का अधिकार, क्या इसकी वजह से मताधिकार होगा? नहीं। संपत्तिवान महिलाओं के लिए वयस्क मताधिकार, ये भी गलत है, संपत्तिवान भी नहीं होगा या सिर्फ महिलाएं भी नहीं होंगी। श्रमिक वर्ग के लिए वयस्क मताधिकार, नहीं।
जो मांग रखी थी, जो मताधिकार की मांग रखी थी, वो थी महिलाओं को वोट देने का अधिकार। महिलाओं को ये नहीं कहा था कि जो नौकरशाही भूमिकाएं हैं महिलाओं की वो देंगी, या संपत्ति बांध देंगी, या फिर जो श्रमिक वर्ग है उसमें भी वयस्क है, ऐसा नहीं कहा था। ये कहा गया था कि महिलाओं को वोट देने का अधिकार है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए, मैं इसे थोड़ा सा जूम कर देता हूं। क्वेश्चन को पढ़िए एक बार। जी, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है जातकों के बारे में, जातकों के बारे में कौन सा कथन सही है। पहली बात तो जातक होते क्या है। जातक, जातक कथाएं थी, बुद्ध धर्म से संबंधित थी। इसकी रचना सामान्य लोगों द्वारा की गई, इन्हें लिखा गया और जैन भिक्षुओं द्वारा संरक्षित किया गया। बौद्ध धर्म से रिलेटेड है तो जैन धर्म की तो बात ही नहीं होगी। इसकी रचना बौद्ध भिक्षुओं द्वारा की गई और इन्हें सामान्य लोगों द्वारा लिखा और संरक्षित किया गया। गलत है ये सामान्य लोगों द्वारा कहा गया था, बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं थी। इसकी रचना जैन भिक्षुओं द्वारा की गई और इन्हें सामान्य लोगों, जैन तो है ही नहीं। इसकी रचना सामान्य लोगों द्वारा की गई और बौद्ध भिक्षु द्वारा लिखा और संरक्षित किया गया। इसमें बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं हैं, तो महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित इसमें चीजें बताई गई है, जातक कथाएं। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट जो है इसका साहित्य है, जो कि जैन धर्म में बड़ा, ये मान लीजिए कि काम आता है, तो उसका नाम है अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय, ठीक है। और आपको पता होगा कि जैन धर्म में ही त्रिपिटक की रचना की गई है, त्रिपिटक। ठीक है, ये त्रिपिटक क्या है। अभिधम पिटक, सुत्त पिटक और एक है आपका विनय पिटक। ठीक है, तो ये बड़े इंपॉर्टेंट है, इन चीजों को आप हमेशा याद रखिए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए, ध्यान दीजिए, आईने अकबरी, ये मुगल काल से संबंधित प्रश्न है। ठीक है, मुगल काल में सबसे पहले बाबर आए, बाबर के बाद हुमायूं और हुमायूं के बाद अकबर आए। तो आईने अकबरी की बात अगर कर रहे हैं तो ये अकबर के जीवन काल से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, हमें बताना है सही। ठीक है, तो सही क्या है। ये अकबर के पूर्वजों से संबंधित है और अकबर के शासनकाल की घटनाओं को दर्ज करता है, नहीं, गलत है ये एक्चुअली अकबर के प्रशासन के बारे में ज़्यादातर बताता है कि अकबर ने शासन किया तो कैसे किया, ये उसके बारे में। ये मिर्जा हकीम द्वारा लिखा गया, जो कि अकबर के दरबारियों में से एक था, गलत, ये उसके बारे में नहीं था। ठीक है, ये अब जो अबुल फजल था उसके बारे में लिखा गया था, ये उसके द्वारा लिखा गया था। इसमें अकबर के प्रशासन के विविध पहलुओं के बारे में समृद्ध सांख्यिकी विवरण था, मतलब पूरा का पूरा इन्होंने पूरा स्टैटिस्टिकली एनालिसिस किया हुआ था। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। और अकबरनामा का पहला खंड है, ये भी गलत है। ठीक है, अकबरनामा अलग है, वो इनकी जीवनी है, अकबर की जीवनी बताई गई है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए भाई, आज का लास्ट प्रश्न, जूम कर देता हूं मैं। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये भी मध्यकालीन भारत से ही है, ठीक है, परंतु ये मध्यकालीन भारत की कौन सी शाखा से है, भक्ति काल से।
इसमें पूछा गया है कि किसने बाबा गुरु नानक जी की रचनाओं को गुरुमुखी में संकलित किया, साथ ही इसमें अपनी रचनाएं भी जोड़ी। गुरु अंगद देव जी। गुरु अंगद देव जी, पहली बात तो पहला ही आंसर है। ठीक है, गुरु अंगद देव जी जो है इन्होंने जोड़ी। गुरु अर्जन देव नहीं, ये पांचवें गुरु थे। ठीक है, गुरु तेग बहादुर ये नौवें गुरु थे, ये जो है 10वें गुरु थे। ठीक है, गुरु अंगद देव जी जो है दूसरे गुरु थे, सेकंड नंबर पे। ठीक है, इनका इनका नाम भाई साहब लहणा जी भी था। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था कि जितनी भी बाबा गुरु नानक जी की रचनाएं थी उन सभी को गुरुमुखी में संकलित किया था। ये गुरु अर्जन देव सिंह जी थे जिनकी हत्या हुमायूं ने करवा दी थी, और गुरु तेग बहादुर सिंह जी की शीश कलम किसने करवा दिया था? औरंगजेब ने करवा दिया गया था। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। ठीक है, जिन्होंने गुरुमुखी में गुरु नानक देव जी की रचनाएं लिखी थी। ठीक है, तो आज के हमारे को प्रश्न जो है इतने ही हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लग रहा होगा। ठीक है, अगर आपको भी हमारा ये प्रयास ठीक लग रहा है, सराहनीय लग रहा है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें ज़रूर दीजिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों तक इसे पहुँचाइएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।